हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक गुण, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। आज की ये वीडियो नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों के लिए भाग 2 है। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण की भाग 1 वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से चाहें तो आप पहले भाग 1 की वीडियो को देखें, फिर भाग 2 को देखें, ताकि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के आक्सीकारक गुण की। आप जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल आक्सीकारक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल आक्सीकारक क्यों है और किस प्रकार से ये दूसरे पदार्थों का आक्सीकरण कराता है। तो नाइट्रिक अम्ल अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, अतः यह प्रबल आक्सीकारक का कार्य करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, तो इसको हम अभिक्रिया से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सांद्र नाइट्रिक अम्ल रखा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल अपघटित होता है तो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन परमाणु बनता है, जिसको हम नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन परमाणु अत्यंत क्रियाशील है, अतः विभिन्न धातुओं और अधातुओं के साथ जुड़ जाता है और इसके जुड़ने से धातुओं या अधातुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता हो तो उसको हम आक्सीकारक कहते हैं, या इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वयं अपघटित होकर ऑक्सीजन एटम देता है, यानी नवजात ऑक्सीजन देता है, और यह नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करा देता है। अर्थात नाइट्रिक अम्ल किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करा सकता है और इसीलिए नाइट्रिक अम्ल को हम आक्सीकारक कहते हैं। बात क्लियर है। दूसरी बात कि नाइट्रिक अम्ल का सांद्र विलयन भी आक्सीकारक होता है और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन भी आक्सीकारक होता है। यदि नाइट्रिक अम्ल के तनु विलयन को हम लें तो यहाँ पर भी नवजात ऑक्सीजन बनेगा अपघटन के बाद। अंतर बस ये होगा कि देखें आप, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अपघटन से NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और जब तनु नाइट्रिक अम्ल रखेंगे तो यहाँ से NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी। क्लियर है। तनु नाइट्रिक अम्ल का एक अन्य प्रकार से भी अपघटन होता है, और जहां पर N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है। अब आप कहेंगे कब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और कब नाइट्रस ऑक्साइड हम बनाएंगे, ये सब आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आप देखें इन तीनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन परमाणु बन रहे हैं, यानी कि ये तीनों प्रकार से किसी भी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का अपघटन हो, ये अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करा सकते हैं। यहां तक की बात उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल अनेक धातुओं और अधातुओं को ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद, अर्थात जब नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकरण कराएगा तो जो उत्पाद होंगे वो नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता, ताप और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अभी हम आगे अभिक्रियाओं में देखेंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कुछ अलग उत्पाद बनेगा और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कुछ अलग उत्पाद बनेगा। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल रखेंगे तो NO2 गैस बनेगी और तनु रखेंगे तो NO या फिर N2O गैस बनेगी। तो आप देखें जो उत्पाद होंगे वो नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर भी निर्भर करेंगे, अभिक्रिया के तापमान पर भी निर्भर करेंगे और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ पे तो निर्भर ही करेंगे, क्योंकि धातु होगा तो कुछ धातु का उत्पाद बनेगा, या फिर अधातु होगा तो कुछ उसका ऑक्सी अम्ल बनेगा। ये सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में आगे क्लियर होने वाले हैं। एक बात ध्यान रखें कि नाइट्रिक अम्ल कभी अपचायक का कार्य नहीं करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अधातुओं का ऑक्सीकरण। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नाइट्रिक अम्ल अधातुओं का भी ऑक्सीकरण कराता है और धातुओं का भी ऑक्सीकरण कराता है, लेकिन केवल सांद्र नाइट्रिक अम्ल ही अधातु का ऑक्सीकरण कराता है। लेकिन धातु के ऑक्सीकरण की बात हम करेंगे तो धातु का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी कराता है और तनु नाइट्रिक अम्ल भी कराता है। तो चलिए इन बातों को हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल अधिकांश अधातुओं को उनके ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीकृत करता है,
तो अधातुओं के ऑक्सीकरण के लिए आप प्रयोग करेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। अब बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल द्वारा धातुओं के ऑक्सीकरण की। तो धातुओं का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं तनु नाइट्रिक अम्ल दोनों द्वारा किया जाता है। क्लियर है? लेकिन आप ध्यान रखें कि जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा धातु का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। और जब तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा कराया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO या फिर N2O गैस बनेगी, जो कि आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बात को समझते हैं। यहां पर आप ध्यान रखें कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं जैसे कि Hg यानी मरकरी, कापर और सिल्वर, इसका जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अभी हमने बात किया था कि तनु नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन सकता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी बन सकता है। तो जब हम मरकरी का यूज करेंगे, कापर का या फिर सिल्वर का ऑक्सीकरण कराएंगे नाइट्रिक अम्ल द्वारा, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO गैस बनेगी। यानी कि नाइट्रिक अम्ल का कुछ इस प्रकार से अपघटन होगा। तनु नाइट्रिक अम्ल, यहाँ से NO गैस बनेगी, जल बनेगा और नवजात ऑक्सीजन परमाणु बनेगा। लेकिन यदि कुछ सक्रिय धातुओं का प्रयोग करें, खासकर जिंक का उदाहरण हम लें, तो जिंक का जब ऑक्सीकरण कराते हैं हम तनु नाइट्रिक अम्ल से, तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर आप लिख लें जिंक का ऑक्सीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल से, यहाँ पे लिख दें तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा कराने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, जिसका फार्मूला होगा N2। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपघटन होगा कि नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन है, अपघटित होकर N2O गैस बना रहा है और जल बन रहा है और साथ में ये नवजात ऑक्सीजन बन रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा और भी आप ध्यान दें, आगे के जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो ये बातें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आप इतना ध्यान रखें कि जब कापर या फिर सिल्वर या फिर मरकरी के लिए हम तनु नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे तो NO गैस बनेगा, और जब जिंक के साथ उपयोग करेंगे तनु नाइट्रिक अम्ल का तो N2O गैस बनेगा। आगे ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा कापर का ऑक्सीकरण। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल चाहे धातु का चाहे किसी अधातु का ऑक्सीकरण कराए, उसका अपघटन तो इसी प्रकार से होता है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल से NO2, H2O और नवजात ऑक्सीजन बनता है। आप जानते हैं यही ऑक्सीजन परमाणु है जो कापर का ऑक्सीकरण कराएगा। तो कापर के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा जिससे CuO बन जाएगा। अब यह CuO जो है पुनः नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा। तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा तो देखिए यहाँ पर H और कापर, हाइड्रोजन और कापर दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में है। हाइड्रोजन जो है वो अधिक क्रियाशील है, तो ये कापर को विस्थापित करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो बन जाएगा H2O ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, और कापर यहाँ से अलग होगा, वो यहाँ पर आएगा नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा तो बनेगा CuNO3 ट्वाइस। उम्मीद है कि ये रिएक्शन के स्टेप आपको क्लियर है। अब इन तीनों को जोड़ दें हम तो हमको एक ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा जो कि NCERT के बुक में हमारे दिया गया है। तो आप देखिए ये ऑक्सीजन एटम दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ है, एक प्रोडक्ट की तरफ है, तो कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह ये कॉपर ऑक्साइड इस कॉपर ऑक्साइड से कैंसिल हो जाएगा, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा वो होगा 4HNO3, 2HNO3 यहाँ से, 2HNO3 यहाँ से, तो 4HNO3 जो कि सांद्र है, यहाँ से मिला कापर, ये बना कापर नाइट्रेट यहाँ से, और देखिए 2NO2 और एक जल यहाँ, तो 2 जल बन गया। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है ये आपको आपकी NCERT के बुक में मिलेगी। इसको सीधा याद रखना आपको कठिन लग सकता है, इसलिए हमने इस स्टेप को बताया ताकि आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखें। अधातुओं के ऑक्सीकरण में भी हमने इन्हीं स्टेप का यूज किया था, तो उसको और इसको आप एक साथ देखें ताकि एक आपका सिस्टम बन जाए, ताकि आप नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाओं को आसानी से एक पैटर्न में याद रख सकें, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब यदि आपने रिएक्शन करा लिया है तो आप इसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल कापर को कापर नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। उम्मीद है कि बात ये क्लियर है आपको। तो चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा कापर के ऑक्सीकरण की। तो जब तनु नाइट्रिक अम्ल लेंगे और उसके द्वारा ऑक्सीकरण कराना हो कापर का,
तो आप जानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड आपको बनाना है, NO बनाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है कि तनु नाइट्रिक अम्ल से जब ऑक्सीकरण कराएं कापर का, सिल्वर का या मरकरी का, तो आप NO बनाएंगे, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड या आप कहें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तनु नाइट्रिक अम्ल लिया, इसकी अपघटन से NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और ये नवजात ऑक्सीजन और जल बनाया। ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये कापर के साथ जुड़ेंगे, तो कापर के साथ जुड़ने पर कापर ऑक्सीजन से जुड़ा CuO बन गया। CuO पुनः नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो वही बात है, हाइड्रोजन कापर को हटाएगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे जल बन जाएगा। यहाँ से कापर अलग हुआ, यहाँ से बचा नाइट्रेट, ये आपस में जुड़कर कापर नाइट्रेट बनाएंगे। इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ के हम ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जोड़ने से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये ऑक्सीजन परमाणु कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर एक ही है, तो इस अभिक्रिया में हम 3 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे तो CuO भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे CuO एक ही है, तो नीचे वाले में भी हमको 3 से गुणा करना होगा, और गुणा करने के बाद हम जोड़ेंगे तो एक आप कहें सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमको मिलेगा। तो देखिए ऊपर वाले रिएक्शन में हमने किसी से गुणा नहीं किया है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 कापर, 3 ऑक्सीजन और 3 CuO हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, और यहाँ जब आप 3 से गुणा करेंगे तो ये रिएक्शन आपको मिलेगी। देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पे भी 3 हो गया। अब इन तीनों अभिक्रियाओं को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें नवजात ऑक्सीजन 3 और नवजात ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ये रिएक्टेंट की तरफ, ये प्रोडक्ट की तरफ, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे आप देखें 3 CuO, यहाँ पे 3 CuO, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा 8 HNO3, कहाँ से, यहाँ पे 6 और यहाँ से 2, तो मिलके हो गए 8, और 3 Cu यानी 3 कापर, और देखें 3 CuNO3 ट्वाइस, और 2 NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और 3 जल यहाँ पे, 1 जल यहाँ पे, यानी 4 जल। तो ये जो लास्ट में आपको ग्रीन कलर से इक्वेशन लिखा गया है, यही आपको आपके NCERT बुक में डायरेक्ट मिलेगी, लेकिन इस पैटर्न से इसको हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब यदि रिएक्शन आपने बना लिया है तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि तनु नाइट्रिक अम्ल कापर को कापर नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है, और इस अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मुक्त होती है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये सारी स्टेप जो हैं आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से हम जिंक का भी ऑक्सीकरण करा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा जिंक का ऑक्सीकरण। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के लिए तो कॉमन सी बात है कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे, ये नवजात ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ के जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक ऑक्साइड फिर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा। तो जिंक और हाइड्रोजन की बात करें तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, ये हाइड्रोजन को हटाएगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन आपस में जुड़ के H2O बनाएंगे। इस प्रकार ये तीनों स्टेप हमको ध्यान रखना है। अब यदि इन तीनों को जोड़ दें तो हमको एक ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पे किसी भी पदार्थ, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो सीधे ही काट दें। यहाँ पे एक जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर भी एक जिंक ऑक्साइड है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और ओवरऑल रिएक्शन हमको मिलेगा 4HNO3। देखिए 2 HNO3 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 4HNO3 जो कि सांद्र है। यहाँ पे मिला जिंक, यहाँ देखिए लिखा है जिंक नाइट्रेट, यहाँ से मिल गया, यहाँ से 2NO2, और ये एक जल और एक जल 2 जल। तो ये अभिक्रिया हो गई सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा जिंक के ऑक्सीकरण की, जो आपकी NCERT बुक में आपको मिलेगी। अब अभिक्रिया आपने लिख ली है तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिंक को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है, और इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस मुक्त होती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा जिंक का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तनु नाइट्रिक अम्ल का जब हम प्रयोग करते हैं जिंक के साथ, तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस बार नाइट्रिक अम्ल के अपघटन की ये वाली अभिक्रिया हम यूज करेंगे। यहाँ पर N2O वाली अभिक्रिया यूज करेंगे, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन बन रहा है, ये ऑक्सीजन जिंक से जुड़ के जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक ऑक्साइड जो है पुनः HNO3 से रिएक्ट करेगा, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, यहाँ से ऑक्सीजन बचा,
ये दोनों मिलकर जल बना देंगे। अब इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ना है। यहाँ पे देखें आप तो ऑक्सीजन परमाणु 4 है और यहाँ पे एक ही है, तो डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते हैं। इस बार हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 हो जाए। जब 4 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो जिंक ऑक्साइड भी 4 हो जाएंगे, तो नीचे जिंक ऑक्साइड 1 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो नीचे वाले रिएक्शन में भी हमको 4 से गुणा करना होगा। तो चलिए गुणा करके लिखते हैं। तो पहली अभिक्रिया में तो आप देखिए किसी से गुणा नहीं करना है, तो इसको एज सच हम लिख देते हैं। दूसरे में जब 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 जिंक हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा और 4 ZnO भी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो ये अभिक्रिया आपको मिलेगी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 गुना 8, ये 4 और ये 4। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब इन तीनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ देंगे तो देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ भी, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये जिंक ऑक्साइड से कैंसिल हो जाएगा और जो ओवरऑल रिएक्शन हमको मिलेगा वो मिलेगा 10 HNO3। देखिए 8 यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी कि 10 और 4 जिंक, और इधर आपको मिलेगा 4 जिंक नाइट्रेट प्लस N2O और प्लस 5 H2O। 4 जल यहाँ पे, 1 जल यहाँ पे, दोनों जोड़ दिया गया है तो 5 जल। तो ये रिएक्शन आपको NCERT के बुक में मिलेगा। इस तरह से इसको आप याद रखें, आप आसानी से याद रख पाएंगे। अब रिएक्शन आपने लिख लिया है तो लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे तनु नाइट्रिक अम्ल जिंक को जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। इस अभिक्रिया में नाइट्रस ऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो उम्मीद है कि ये अभिक्रिया भी आपको क्लियर हो गई है। अब हम कुछ खास बिंदुओं की बात करें तो कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल में अविलेय होती हैं या विलेय नहीं होती हैं। बात एक ही है, क्योंकि इनकी सतह पर ऑक्साइड की एक पतली अक्रिय परत बन जाती है। तो जो ऑक्साइड की परत बन जाती है क्रोमियम और एल्युमिनियम पर, वो इनको निष्क्रिय कर देती है, जिनसे इनका ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल या तनु नाइट्रिक अम्ल किसी के द्वारा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखें कि जो नोवेल धातुएं होती हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, ये भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलेय नहीं होती है। अर्थात सांद्र नाइट्रिक अम्ल गोल्ड और प्लेटिनम धातुओं का ऑक्सीकरण नहीं करवा पाएगा, परंतु अम्लराज में विलेय होती हैं। अम्लराज को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया में जो नोबेल मेटल होती हैं ये भी विलेय होती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, तो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्वा रेजिया या अम्लराज क्या होता है, तो 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3 संबंधी 1 का मिश्रण अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। और इसका निर्माण ही इसीलिए किया जाता है ताकि इसमें हम नोबेल मेटल को यानी कि गोल्ड को और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर सके। नहीं तो ये जो नोबेल मेटल हैं, जिसको आप हिंदी में कहेंगे उत्कृष्ट गैसें, जो कि यहाँ पे प्लेटिनम और गोल्ड हैं, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फिर किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के अगली वीडियो